डॉक्टर राकेश पाठक, आपसे ही, क्योंकि आप इस पॉलिटिक्स को बिल्कुल ठीक से समझते हैं, जमीनी स्तर पे समझते हैं। ये जो एक मोदी जी और अमित शाह साहब, क्योंकि अमित शाह के बिना तो मोदी जी का ये चुनावी रणनीति नहीं चलती है। अब ऐसा लगता है कि कमान उनके हाथ में आ गई है। अब दिल्ली से डायरेक्टली इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान साहब की अजीब सी स्थिति हो गई है। और बीजेपी, क्या आपको, मैं पहला क्वेश्चन, एक तो इन लोगों का जो 7 एमपीज है उनके बारे में थोड़ा बताइएगा, लेकिन एक चीज मैं और पूछ लूं, क्या शिवराज सिंह चौहान अपना ये वाला टर्म भी पूरा कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी लास्ट मिनट में अपने चीफ मिनिस्टर भी चेंज करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक रूप से अगर उनको शिवराज सिंह चौहान को किनारे करना है, तो शायद मतलब घुड़सवार चेंज होगा, घोड़ा तो ही रहेगा लेकिन घुड़सवार जरूर चेंज होगा। डॉक्टर राकेश। आनंद सर, कल जो राजनीति में भूकंप आया है भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर से उसका एपी सेंटर भोपाल है। और वो जमीन के कितने ऊपर है इसका मैं आपको एक नमूना बताता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की थी। आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जो शब्द है, मैंने अभी ट्वीट किया वो वीडियो, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और अधिकारियों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आमतौर पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने, चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले इस तरह की धन्यवाद वाली बैठक होती है कैबिनेट की, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं थी कि ये आखिरी बैठक है। और चुनाव में भी मतदान में 60 दिन कम से कम बाकी है जब तक तारीख तय न हो जाए। 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी पिछली बार 2018 को। लेकिन आज उनका जो थैंक यू वेरी मच था वो ऐसा था कि कोई फेयरवेल हो, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, ऐसा उनकी भावभंगिमा थी, उनके शब्द भी थे। अधिकारियों को खास तौर से और मंत्रियों को उन्होंने आज धन्यवाद दिया है। अब आते हैं कल की सूची पर। बड़ी मजेदार बात आपने कही, अभी मैं 5 मिनट पहले भी इस चैनल पर कह चुका था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को किसी बाबा, किसी साधु ने कोई टोटका बता दिया हो कि 39 नाम करके घोषित करें। 230 नाम घोषित होने हैं, इसलिए दोनों सूचियां 39 नामों की है। लेकिन उसमें एक अपडेट है आनंद सर। एक नाम आज घोषित हुआ है, अभी एक अकेला। आमतौर पर कांग्रेस और भारतीय, हाँ, एक नाम आज घोषित हुआ है सर। कोई बट्टी है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अमरवाला से नाम घोषित हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कल 8 बजे सूची जारी हुई 39 की, तो रात 8 बजे के बाद कौन सी चुनाव की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो गई, एक नाम के लिए बैठक हो गई। उस एक नाम की घोषणा आज की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे भी यही लग रहा है जो आपने अभी कहा कि कोई टोटका, कोई जादू टोना, कोई शकुन अपशकुन 39 के अंक का बताया होगा, तो शुभ मानकर वे 39 नाम घोषित कर रहे हैं। अब जो नाम इसमें आए हैं उनके पीछे पार्टी की मंशा क्या हो सकती है? पार्टी खैर क्या है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो लोग हैं। मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक फर्म है, सारे निर्णय वे दो लोग मिलकर करते हैं। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था कि उन्हें चुनाव लड़ना है। और मैं समझता हूं इनमें से एक भी मंत्री या सांसद को फैसला होने से पहले नहीं बताया गया होगा, न उनसे पूछा गया होगा कि वे चुनाव लड़ना भी चाहते हैं या नहीं। खैर वो फैसला हो गया, वो देववाणी है तो कार्यकर्ताओं को मानना ही पड़ेगा, ईश्वरीय आदेश है वो। अब जो इसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद, मतलब 7 में वे 3 शामिल हैं, उनमें जो नाम है, तो पहली नजर में हम देखकर जान सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के सामने उनके कद के, उनके वरिष्ठता क्रम के 3-4 दावेदार खड़े कर दिए गए हैं। तो आज के बाद ये बहस चल पड़ी है कि क्या शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोनों बार से मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के बहुत खास हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी कोण से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। प्रहलाद पटेल ओबीसी हैं, वे भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहली सूचना श्यामला हिल्स पर रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के लिए है कि मकान खाली करने की तैयारी कर लीजिए, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। और जो एनेक्सी में एक अतिरिक्त आवास मिलता है सीएम को, यहाँ शिवाजी नगर में कहलाता है वो,
वहां पर उनके पास एक पहले से बंगला है और उसके लगा हुआ एक और बंगला था, नंद कुमार सिंह चौहान जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका, वो भी शिवराज सिंह ने ले लिया है। उन दोनों बंगलों को मिलाकर एकजाई एक बहुत बड़ा आवास लगातार पिछले 3 साल से बन रहा है कि अगर वो श्यामला हिल्स वाला मूल मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा तो यहां उनका रहवास हो सकता है। अब इसके और जो संदेश हैं वो देखने की कोशिश करें। सबसे बड़ा संदेश और सवाल, शिवराज सिंह चौहान का नाम अब तक क्यों नहीं घोषित हुआ? 75 नाम घोषित हो गए, 78, 9 दूनी 18, 78 नाम घोषित हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर किस तरह का संशय हो सकता था? न तो उनकी सीट पर कोई और दावा कर सकता है, कोई ऐसा संघर्ष नहीं चल रहा कि शिवराज की बजाय कोई उनकी अपनी विधानसभा सीट में कोई दूसरा दावेदार है, इसलिए अभी सर्वे होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर अलग से कोई निर्णय लेगा, उनका नाम तो पहली सूची में भी आ सकता था। अब तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं शिवराज सिंह चौहान को चुनाव ही न लड़ाया जाए। ऐसा भी नहीं है जैसा 2018 में कमलनाथ ने किया था। कमलनाथ ने आम चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। सरकार जब बन गई, वे मुख्यमंत्री बन गए, शपथ लेने के बाद अपने एक सहयोगी से इस्तीफा दिलाकर उन्होंने छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा। तो शिवराज की वो स्थिति भी नहीं है, 4 बार के मुख्यमंत्री है। तो ये सूची कई सवाल खड़े कर रही है। अगले चरण में मैं और आपके सवालों का उत्तर दूंगा। पहली नजर में मुझे ऐसा लगता है कि यह सूची, कल वाली सूची, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा और हार की चिंता से ग्रसित होकर जारी हुई है। उन्हें अपनी अवश्यंभावी हार दिखाई दे रही है सामने। उससे बचने के लिए अब उनको ऐसा लग रहा है हमारे तर्कश में जितने तीर हैं सब चला दो। मैंने कल एक, कभी कभी वेट ऐसे मैं करता हूं थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, तो मैंने लिखा था इस सूची में माननीय और महाराज सिर्फ 2 नाम रह गए। माननीय तो माननीय नरेंद्र मोदी है, इस धरती पर एक ही व्यक्ति है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सूची में होते तो हमारा आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, उनकी कमी बस अखर रही है हमें। और महाराज की तो मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से, मेरे महाराज है, मैं ग्वालियर का निवासी हूं, उनकी कमी मुझे इस सूची में अखर रही है। अगर वो भी अगली सूची में 39 में आ जाए तो बेहतर होगा। जी आनंद जी। आप जिस तरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो इसी को देख के शायद कहा गया है कि ऐसे दोस्त से दुश्मन भले। खैर डॉक्टर साहब मैं एक दो चीजें और बता दूं, अगर आपके किसी माध्यम से अगर ये शिवराज सिंह चौहान तक ये बात पहुंच सकती है जी। ये एस एन शुक्ला साहब एक पुराने पूर्व आईएएस थे उत्तर प्रदेश में, और इन लोगों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और ये याचिका में एक निर्णय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि पुराने चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को अब कोई सरकारी बंगलो नहीं मिलेगा। और यूपी में बड़े बेआबरू होके निकाले गए थे, क्योंकि मायावती जी ने मालूम नहीं 4 बंगले बना के कि 7 बंगले बना के उन्होंने एक बंगला बना दिया था, उसमें खुद रहने लगे थे। और लेकिन मध्य प्रदेश में आनंद सर, सारे पूर्व मुख्यमंत्री जो इस वक्त इस धरा पर हैं, उमा भारती, दिग्विजय सिंह, सबके पास बाकायदा विधिवत सरकारी आवास हैं। और ये व्यवस्था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे अपने अंतिम कार्यकाल में, अंतिम वर्ष में, उन्होंने विधानसभा में बाकायदा इसका प्रावधान करवा दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास, एक कम से कम डिप्टी कलेक्टर स्तर का एक सहायक अधिकारी, और सुरक्षा, जो भी सुरक्षा उनकी हो सकती है वो सब मिलेगी। अब भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमा भारती तीनों को मिली हुई है। अभी 3 ही पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त जीवित हैं। एक दो टिप्पणी आपसे ले लूं, आपको निकलना है मुझे पता है। मैं एक तो हमारे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि साधना सिंह जी जो मामी उनको लोग बोल रहे हैं, शायद शिवराज सिंह जी की मामी कह रहे हैं क्या वो चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात चल रही है, इस तरह की अफवाहें होती है। नहीं, दूसरा मैं 2-3 चीजें और, 1-2 चीजें एक साथ पूछ लूं फिर आप बताइएगा। क्या मोदी जी की जो चिंता और घबराहट का भी ये द्योतक है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं मोदी जी? और एक चीज और जो है कि ये एमपी लोग 7 लोग अभी आए हैं, हो सकता है और लोग आ जाएं। अगर ये 50-50 मान लिया जाए तो इसमें से 3 साढ़े 3 जीतेंगे, 3 साढ़े 3 हारेंगे, तो इनका भविष्य क्या होगा? ये अगर एमएलए हार गए तो हालांकि आप रह सकते हैं कभी भी, हमारे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार के आके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए दोबारा, लेकिन नॉर्मली इनका राजनीतिक कैरियर तो एक तरह से फिलहाल के लिए उसमें इंटरवल तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्रम से दोनों तीनों सवालों का उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात, साधना सिंह सक्रिय राजनीति में, एक ना संदीप साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब को निकलना है इसलिए माफी के साथ आपसे। जी डॉक्टर साहब मैं माफी चाह रहा हूँ, मुझे दूसरे चैनल पर पहुंचना है, मैंने समय दे रखा था। तो
नंबर एक, साधना सिंह मुझे नहीं लगता चुनावी राजनीति में उतरेंगे, वे चुनाव नहीं लड़ेंगी जहां तक मेरी जानकारी है। नंबर दो, इन लोगों का भविष्य क्या होगा, इसके साथ ये प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए सातों जीत गए, 3.5 क्यों, सातों जीत गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इन सातों का विकल्प लोकसभा चुनाव के लिए है? 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। उन सीटों पर मान लीजिए नरेंद्र सिंह श्योपुर मुरैना संसदीय सीट से जीतते हैं, वो अगर विधायक बन गए और मान लीजिए मुख्यमंत्री भी बन गए, तो मुरैना में बीजेपी के पास कौन प्रत्याशी होगा लोकसभा के लिए? ये एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बात कि ये जो कल सूची आई है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छूट रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुश होने और दुखी होने के बराबर के कारण इस सूची में मौजूद हैं। खुश होने की वजह उनके लिए यह है कि वे अपने पसंद के 3-4 लोगों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। मुरैना से रघुराज कंसाना, डबरा से इमरती देवी और मोहन सिंह राठौर भितरवार से, और एक आध हैं उनके, लेकिन कई लोगों को वे टिकट नहीं दिला सके। एक टिकट ऐसा हुआ है इस सूची में जो उन्हें दुखी कर रहा होगा। मालवा क्षेत्र में शाजापुर विधानसभा सीट है जिसके पूर्व विधायक हैं अरुण भीमावत। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अभी 1 महीने पहले एक मंच से बाकायदा भरी सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा था। ये कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नामर्द कांग्रेस छोड़कर हमारे पास आ गया था, इसलिए हमारी सरकार बनी। वो व्यक्ति पिछला चुनाव हार चुका है, एक बार विधायक रह चुके हैं अरुण भीमावत। पिछला चुनाव 30-40 हजार वोट से हारे थे, लेकिन पार्टी ने उनको भी इस बार टिकट दे दिया है। कल की सूची में नाम है। जो व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है, उसे टिकट दिया गया है, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए थोड़ा सा व्यथित करने का कारण होगा। अभी मैं अनुमति लेता हूं आनंद सर, बाकी दोबारा किसी और डिबेट में आपके साथ रहेंगे।